आप सभी को मेरा नमस्कार। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। ठीक है, हमने बात की थी जो प्रायद्वीपीय पठार हो कैसे है, त्रिभुजाकार आकृति की, और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती, मध्य मतलब मध्य की, और उच्च मतलब ये जो पठार है भाई, प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो इस गोंडवाना लैंड का जो प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक नीचे क्या बांटा था, दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अरावली पढ़ा था। अरावली के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। उसके अलावा हमने पढ़ा उसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, और अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है, और इसी की रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कहते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। इस डायग्राम में जो रेड कलर से दिखाया है ये हमने मालवा का पठार दिखाया। अरावली आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो रेड कलर का पोर्शन है ये कौन सा है, मालवा का पठार है। उसके इधर देखें तो ऊपर क्या है, बुंदेलखंड का पठार है, और नीचे क्या है, बघेलखंड का भी पठार है, और उसके आगे यहाँ पर देखें छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ पर क्या है, शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। तो ये हमारे क्या है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत हम अरावली को पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं मालवा का पठार। देखिए, मालवा के पठार की अगर हम जिक्र करें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से किन राज्यों में हुआ है? तो देखिए, मालवा का जो पठार है इसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश है। लगभग 28% भूभाग मध्य प्रदेश का इसके अंतर्गत आता है। हम इसकी सीमा के निर्धारण की बात करें तो उत्तर में अरावली। अब देखिए, ये मेघालय का पठार है, इसके उत्तर में देखें तो क्या है, अरावली। उत्तर में अरावली। आप लोग डायग्राम से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो मेघालय के पठार का जो सीमा का निर्धारण है, उत्तर में क्या है, अरावली। दक्षिण में, अब हम दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर पड़ती है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्य श्रेणी। ठीक है, तो दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वत श्रृंखला। पूर्व में क्या है, देखिए पूर्व, ये क्या है, इधर पश्चिम इधर पूर्व। तो पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार। तो पूर्व में बुंदेलखंड के द्वारा इसका सीमा का निर्धारण होता है। इसका आकार अगर देखा जाए तो देखिए, ये आकार बन रहा है, ऐसे बन रहा है, लगभग ऐसे। तो ये क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है, और ये क्या है, एक लावा पठार है। लावा पठार इट मीन्स इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, और इस पर क्या है, काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए उपयोगी है। हम बात करें इस मालवा के पठार की जो ढाल है वो किस डायरेक्शन में है, तो उत्तर से पूर्व। ये उत्तर है, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर मालवा के पठार की ढाल है। उसके अलावा हम बात करें तो उत्तर में चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है। मालवा के पठार के उत्तर में चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मालवा के पठार में कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन करती है? तो सबसे पहले पता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका। देखिए, नाली का एक शब्द मेंशन हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए भारी वर्षा या नदियों के जल के बहाव के कारण, सपोज दैट एक मिट्टी का भाग है और उसमें तेजी से पानी बह रहा है। तो तेजी से पानी ये बह रहा है, ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है। तो क्या होगा, इन जगहों पर वो मिट्टी को काट देते हैं। अपर्दन मतलब मिट्टी का अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो जो मिट्टी का काटान होता है ये क्या होता है, नाली के रूप में गहरे गहरे खड्डों का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, नाली के रूप में गहरा गहरा अपर्दन हो जाता है, मिट्टी बह जाती है। तो क्या है, एक नाली नुमा आकृति बन जाती है जो काफ़ी 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की गहरी होती है, उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो मेघालय के उत्तर में क्या करती है, चंबल नदी क्या करती है,
अवनालिका अपरदन करती है। ठीक है, अब उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध और चंबल नदी इसी मालवा के पठार से प्रवाहित होती हैं। हमने नदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नदी जब हम पढ़ते हैं, गंगा नदी पढ़ते हैं, तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना और यमुना की सहायक नदी चंबल, केन, सिंध, बेतवा, तो क्या है, यही सब सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। मतलब ये क्या है, गंगा की एक तरीके से सहायक नदियाँ हैं। बात करें तो जैसे इंदौर है, ग्वालियर है, सीहोर है, भोपाल, उज्जैन, ये सब प्रसिद्ध नगर इसी मालवा के पठार पर ही स्थित हैं। ठीक है, तो मालवा का पठार आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे बार बार सुने और इसको पढ़ें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड। बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार की बात करते हैं, तो इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भाई बुंदेलखंड आप लोगों ने सुना होगा, जब रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है तो बुंदेलखंड का जिक्र होता है। तो क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सम्मिलित हिस्सा क्या कहलाता है, बुंदेलखंड कहलाता है। तो बुंदेलखंड बघेलखंड की बात करें तो इसकी सीमा का निर्धारण कैसे होता है, तो बात करें मालवा के उत्तरी भाग को, मालवा के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड तथा उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहते हैं। देखिए अभी ये सब मैंने अलग अलग कलर से बनाया, लेकिन ये भाग एक दूसरे से टच हैं। तो क्या है, मालवा के उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, बुंदेलखंड, और पूर्वी भाग को क्या कहेंगे, बघेलखंड कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, बघेलखंड कहा जाता है। जो किस चट्टानों से निर्मित है, जो नीच चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है, नीच चट्टानों से निर्मित है। मालवा के पठार के दक्षिण सिरे से, मालवा के पठार के दक्षिण सिरे से कौन सी श्रेणी जाती है, यहाँ पर मैंने बताया था विंध्यन, विंध्य श्रेणी जाती है। तो विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किलोमीटर में विस्तृत है। अब ये विंध्य श्रेणी ऐसे विस्तृत है, इसका मतलब है ये जो मालवा के पठार में कवर करती है तो कितना, 1050 किलोमीटर तक ये लंबाई में कवर करती है। उसके अलावा हम बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की और बातें की जाएं तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, अब यही विंध्य श्रेणी के दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी है। तो कहा जाए नर्मदा की संकीर्ण घाट से स्थित है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। अब उसके अलावा बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात की जाती है तो चंबल व यमुना, चंबल व यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर भूमि को प्रायः असमतल व अनुपजाऊ बना दिया। ठीक है, अब देखिए चंबल और यमुना, अभी हमने क्या बात की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और यमुना की सहायक नदी चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सब क्या है, उसकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों ने क्या किया, इस बुंदेलखंड बघेलखंड में क्या किया, बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर दिया और क्या, भूमि को क्या कर दिया, प्रायः असमतल कर दिया और अनुपजाऊ बना दिया। अब देखिए जब बीहड़ की बात आती है, बीहड़ और चंबल दो शब्द अक्सर आपने सुना होगा। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी होगी बैंडेड क्वीन देखी होगी, तो वहाँ पर बीहड़ दिखाए गए हैं, चंबल नदी के आसपास का बीहड़ क्षेत्र दिखाया गया है। तो देखिए जब इन नदियों ने क्या किया, भूमि का अपरदन किया, तो क्या हुआ, जैसे अवनालिका अपरदन, तो क्या हुआ, गहरे गहरे खड्डों का निर्माण हो गया। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो गया, तो क्या हुआ, खड्डे जब निर्माण हो गए और जब भूमि असमतल हो गई, मतलब जब ऐसे ऐसे गहरा हो जाएगा, ऐसे फिर उठा हुआ है भाग, तो क्या होगा, वो असमतल भूमि हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, वहाँ पे उपजाऊ क्षमता उसकी नहीं रह जाएगी। तो अक्सर आपने सुना होगा जो मोस्टली डकैत लोग हैं वो कहाँ हैं, चंबल की घाटी, चंबल के लुटेरे। आपने अक्सर बहुत जगह नाटक मंडली देखी होगी या बहुत सारे नाम सुने होंगे, चंबल की डकैत और बहुत सारी फेमस चीज़ें। तो क्या है, मोस्टली जो डकैत हुआ करते थे वो कहाँ होते थे, वीरप्पन जैसे डकैत कहाँ रहते थे, चंबल घाटी में रहते थे, या ऐसे बीहड़ में रहते थे, बीहड़ का लुटेरा। तो इस तरीके से क्या है, ये जो बीहड़ टाइप, मतलब इस तरह मिट्टी के उठे गिरे अवनालिका अपरदन के कारण जो बीहड़ खड्ड का निर्माण होता है, ये उनके छुपने के लिए बेस्ट प्लेस होती है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस इजीली उन्हें सर्च नहीं कर पाती है और पुलिस ऐसी जगह जाना नहीं भी चाहती है। तो क्या है, मोस्टली डकैत वहीं पर छुपते भी थे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, बुंदेलखंड बघेलखंड की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार, इसकी बात करें तो भारत में खनिज संपदा का सबसे धनी क्षेत्र कहा जाता है। क्या? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी बात करें तो इसका विस्तार बिहार में है, झारखंड में है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा हिस्सा है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर छोटा नागपुर का पठार हिस्सा आता है तो किसमें आता है? झारखंड के अंतर्गत आता है। इट मीन्स झारखंड का मोस्टली हिस्सा छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। और कहा जाए तो एक खनिज संपदा यहाँ पर अपार संपदा पाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टंगस्टन आदि धातुएं, आदि खनिज तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की बात की जाए तो पारसनाथ पहाड़ी जो 1350 मीटर यहाँ का सर्वोच्च ऊंचा स्थान है। सर्वोच्च स्थान, अब पूछा जाए छोटा नागपुर पठार का सबसे सर्वोच्च स्थान कौन सा है, तो पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। एक पॉइंट यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन बनता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किया जाता है तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अब ये रूर क्या होता है? रूर क्या होता है? तो रूर को हम एक तरीके से औद्योगिक नगर कह सकते हैं। जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है रूर, ठीक है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है, इसी के नाम पे इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इट मीन्स एक डेवलप औद्योगिक नगर है, क्योंकि ये जर्मनी में सबसे बड़ा वहाँ पर क्या है? नगरीय क्षेत्र है, तो इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार के बाद अब हम सबसे आखिरी में बात करते हैं। ये छोटा नागपुर पठार आपने देख लिया, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? झारखंड में है। उसके अलावा कहाँ पे है? झारखंड के अलावा बिहार में है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका विस्तार है। सबसे उच्च स्थान से क्या है? पारसनाथ पहाड़ी। ये छोटा नागपुर पठार के बारे में आपने पढ़ा। अब इधर देखिएगा शिलांग पठार। जब हमने प्रायद्वीपीय पठार की बात की तो हमने कहा त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। तो देखिए लगभग ऐसी आकृति क्या है? हमारे प्रायद्वीपीय पठार की है। तो देखिए इस भाग से ये जो आपको मेघालय का पठार या शिलांग का पठार दिख रहा है, ये थोड़ा पृथक दिख रहा है, थोड़ा पृथक दिख रहा है। तो भाई ये ऐसा पृथक क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो हम इस मेघालय के पठार या शिलांग के पठार की हम अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बाहरी हिस्सा है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार है और ये सबसे बाहर, तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। अब ये इनसे पृथक क्यों है? इन दोनों के बीच में इतना गैप कैसे है? तो भ्रंशन के कारण। भ्रंश का मतलब क्या होता है? जब कोई समतल भूमि हो और एक जगह धसाव हो जाए, मतलब एक जगह की भूमि धंस जाए तो क्या हुआ? भ्रंशन हो गया, उसका भ्रंशन हो गया, तो एक जगह दब गया। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट ये पूरा यहाँ तक क्या था? एक प्रायद्वीपीय पठार था, उठा हुआ हिस्सा, और बीच में क्या हुआ? यहाँ भ्रंशन हुआ, तो यहाँ की मिट्टी क्या हुई? नीचे दब गई। ये पठार क्या हुआ? नीचे दब गया। तो भ्रंशन के कारण क्या हुआ? भारतीय प्रायद्वीप से क्या होता है? ये पृथक हो जाता है, और जो पृथक होता है उसको बोला जाता है मालदा गैप। तो यहाँ पर कौन सा गैप बोला जाएगा? मालदा गैप। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से मेघालय या शिलांग का पठार पृथक होता है। किसके कारण? भ्रंशन के कारण। भाई भ्रंश हुआ, बीच की भूमि धंस गई, तो ये इधर पठार हो गया, वो उधर पृथक हो गया। ठीक है, लेकिन बीच में जो गैप हुआ, ये जो बीच में हिस्सा दब गया, जो गैप कहलाया, उस गैप को क्या कहा जाएगा? मालदा गैप। तो मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से क्या होता है? मेघालय या शिलांग का पठार पृथक होता है। मेघालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं और पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, उसके अलावा मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, और इन्हीं पहाड़ियों के नाम से यहाँ पर जनजातियाँ भी
पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो मेघालय में ही क्या है, शिलांग के पठार में ही गारो खासी जयंतियाँ, मिकिर तथा क्या है, रेंगमा पहाड़ी पाई जाती है तथा जनजात इसी नाम से पाई जाती हैं। शिलांग पठार या मेघालय पठार की बात करें तो शिलांग शिखर जो कि 1965 मीटर ऊंचा है, इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। इसीलिए इसे, है तो मेघालय का पठार लेकिन इसे शिलांग पठार भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिलांग शिखर जो है इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा उच्च शिखर है, मतलब 1665 मीटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा मध्यवर्ती उच्च भूमि को जो आज तक हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत अरावली समझ में आया होगा। उसके अलावा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय या शिलांग का पठार। तो इसे आप नोट्स बना लें, अच्छे से पढ़ लें, डायग्राम बना लें। अभी जब इसके बाद हम अब अगली क्लास में दक्कन का पठार पढ़ेंगे, जब मेघालय मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार दोनों पढ़ लेंगे, फिर एक ही डायग्राम में मेंशन करेंगे, तो धीमे धीमे चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएं, इसे अच्छे से पढ़ें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल कब तक है, जब तक आप उसको करना नहीं चाहते। जिस दिन आप किसी चीज़ को करना चाहेंगे, बार बार करना चाहेंगे, उस दिन वो चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।